बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एक्सप्लेन। क्या किसी एलिमेंट के लिए ये पॉसिबल है कि उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हों? तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा आइसोटोप्स में होता है। हम इसका आंसर देखते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसा पॉसिबल है और ये आइसोटोप्स में होता है, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स क्या हैं? द आइसोटोप्स, इन आइसोटोप्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ डिफरेंट बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम ऑफ ए पार्टिकुलर एटम। कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम रहते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें डिफरेंट होंगे। Hence atomic number remains same but atomic number changes and new atoms form। जहाँ पे atomic number नहीं आएगा, atomic mass remains same but atomic number changes and new atoms form। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है, बाकी एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं नेट से। आइसोटोप्स की आपको डेफिनेशन बता दूं कि इनमें बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 18.2, व्हाट न्यूक्लियर रिएक्शन वुड रिलीज मोर एनर्जी। कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? द फिजन रिएक्शन और द फ्यूजन रिएक्शन। एक फिजन रिएक्शन होता है और एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। जो फिजन रिएक्शन है उसमें एक एटम टूटता है तो उससे 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स में टूट जाता है, और जो फ्यूजन है उसमें 2 एटम्स मिलकर एक एटम बनाते हैं। फ्यूजन रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी देन फिजन। जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है फिजन की निस्बत। इन हाइड्रोजन बॉम्ब 2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम आर फ्यूज टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एंड ए न्यूट्रॉन। कि हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, 2 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के कौन कौन से? ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। वो फ्यूज़ होते हैं तो उनकी मदद से बनता है न्यूक्लियस हीलियम का, और साथ ही क्या हासिल होता है, एक न्यूट्रॉन भी हासिल होता है। दिस फ्यूजन रिलीजेज 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। इस फ्यूजन के नतीजे में हमें 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होती है। द एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मच ग्रेटर इन फ्यूजन देन इन फिजन। ये जो एनर्जी हमें हासिल होती है ये फ्यूजन में ज़्यादा होती है फिजन की निस्बत। इन फिजन लार्ज न्यूक्लियर ब्रेक अपार्ट एंड क्रिएट स्मॉल वंस। जबकि फिजन में जो लार्ज न्यूक्लियर होता है वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के नतीजे में हमें स्मॉल न्यूक्लियर मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18.3 है, विच हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर, एन अल्फा पार्टिकल और ए गैमा रे फोटोन। कि एक अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी या गैमा रे फोटोन की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी? तो गैमा रे इज चार्ज लेस एंड मास लेस फोटोन, दैट्स वाई दे हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल। कि जो गैमा रे है वो चार्ज लेस और मास लेस फोटोन है, इस वजह से उसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल की निस्बत ज़्यादा होगी, विच हैव चार्ज एंड मास एंड इंटरेक्ट विद मैटर। कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बेसिकली उसके ऊपर चार्ज भी होता है, उसका मास भी होता है, और वो बाकी मैटर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। इस वजह से अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, जबकि गैमा रे की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 18.4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। डिफरेंस क्या है नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का? तो बेसिकली इसके लिए आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता होना ज़रूरी है। नेचुरल और आर्टिफिशियल जो होता है एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इनके बारे में मालूम होना
ज़रूरी है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई वांट टू बिकम स्टेबल, दैट्स व्हाई दे इमिट सम रेडिएशंस एंड सच एटम्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में एटम जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबल होने की ट्राई करते हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? जिनके न्यूक्लियाइड नॉन रेडियो एक्टिव नहीं होते, ठीक है। और इसके मुकाबले में जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो बेसिकली क्या होता है? कोई भी एटम अनस्टेबल उस वक्त होगा, रेडियो एक्टिव उस वक्त होगा जब उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, यानी कि अगर उसके न्यूक्लियस पे एक इंटरनल एनर्जी भी अप्लाई हो रही हो। जब एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई वांट टू बिकेम स्टेबल, दैट्स व्हाई दे इमिट सम रेडिएशंस एंड सच एटम्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव। कि जब वो क्या करेगा, एटम का जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने की ट्राई करता है, स्टेबल होना चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो इमिट करेगा कुछ रेडिएशंस। तो इस वजह से उस एटम को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी द एटॉमिक न्यूक्लियाई विच आर नॉट एक्साइटेड बट वी एक्साइट देम बाय बॉम्बार्डिंग neutrons or protons, and after excitation of nuclei the atom become radioactive and emit radiation is called artificial radioactivity। यानी कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में बाय नेचुरली वो एलिमेंट क्या कर रहा होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, उसमें से रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं। जबकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? उस एलिमेंट पर बम्बारमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की, जिसके नतीजे में वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है, वो रेडिएशन इमिट करने लग जाता है। तो जब वो रेडिएशन इमिट करता है तो उस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। नेचुरल में हम कुछ भी नहीं करते, हम कोई उसके ऊपर बम्बारमेंट नहीं करते, लेकिन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हम उस पर बम्बारमेंट करते हैं प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 18.5 है, हाउ वुड यू लाइकली हैव टू वेट टू वॉच एनी सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स कम्प्लीटली डिके। कि कोई भी एटम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम्प्लीटली डिके करता है तो आपको कितना टाइम चाहिए उसे देखने के लिए? तो बेसिकली अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो इनफाइनाइट टाइम हमें चाहिए होगा किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को देखने के लिए कि वो कब फुल डिके करता है। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है n = n0 × 1/2t है, ये फार्मूला है इसका। तो बेसिकली कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली तौर पर फुल डिके नहीं होता, तो इस वजह से क्या कहा गया है कि इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। अब इसको हमने एक टेबल की मदद से देखते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इलैप्स्ड, अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n कंसिडर करते हैं तो फ्रैक्शन रिमेनिंग 1/1, ये बेसिकली 2t है तो 2 की पावर 0 पुट करें, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट हम देख रहे हैं 1/2t, 2/0 तो 1/1 आ जाता है, 2/1 करें तो 1/2 हो जाता है, 2/2 करें 1/4 आ जाता है, इसी तरह 2n कर दें तो 1/2n आ जाता है। इसको अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो 1/1 100% होता है, 1/2 50%, 1/4 25%, 1/2n ये 100/2n आ जाएगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज रिमेनिंग, यानी कि n नंबर जब हाफ लाइफ गुजर चुके होंगे तो उस वक्त क्या होगा? 100/2n परसेंटेज रिमेन अभी भी होगी हमारे पास उस एटम की। 18.6 है, which type of natural radioactivity leaves the number of protons and the number of neutrons in the nucleus uncharged। के which type of natural radioactivity, किस किस्म की natural radioactivity लीव करती है नंबर ऑफ protons और नंबर ऑफ neutrons को? तो if gamma ray emit from an excited nucleus then only energy of the nucleus releases but atomic number and atomic mass remain same। कि अगर gamma ray emit होती है न्यूक्लियस से तो एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस रिलीजेस, सिर्फ न्यूक्लियस की एनर्जी रिलीज होगी लेकिन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहेगा। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन चीज़ें थी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे। तो गामा रे जब इमिट होती है तो उसमें बेसिकली मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम रहता है, सिर्फ जो एनर्जी है वो हमें हासिल होती है।
ये हम एग्जाम्पल की मदद से भी देख सकते हैं, या जो जनरल इक्वेशन थी उसकी मदद से भी हम ये देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18.7, हाउ मच ऑफ ए 1 ग्राम सैंपल ऑफ प्योर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वुड बी लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 4 हाफ लाइफ। कि 1 ग्राम सैंपल है हमारे पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, तो 4 हाफ लाइफ्स के बाद कितना रह जाएगा। तो इसको हम अगर फार्मूले की मदद से देखें तो अमाउंट ऑफ सैंपल पर रेडियोएक्टिव मैटर कितना है, 1 ग्राम है। फर्स्ट हाफ लाइफ यानी कि 1t हाफ के बाद कितना रह जाता है, 1/2t। 2 से इसको डिवाइड कर दिया, जितना हमारे पास टोटल सैंपल था उसको 2 से डिवाइड किया तो ये हाफ रह गया। अब इसको फिर हमने मज़ीद हाफ किया, मज़ीद 2 से डिवाइड कर दिया सेकंड हाफ लाइफ के बाद, तो 0.25 ग्राम आ गया। इसको थर्ड हाफ लाइफ के लिए देखना है तो फिर थर्ड टाइम 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास, और फोर्थ हाफ लाइफ के लिए 4t हाफ आ जाएगा। तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे फोर्थ हाफ लाइफ के लिए, तो 0.0625 ग्राम आ जाएगा। यानी कि 1 ग्राम जो सैंपल था फोर्थ हाफ लाइफ के बाद उसका जो रिमेनिंग रह जाएगा वो 0.0625 ग्राम रह जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18.8 है, ट्रीटियम 3H1 इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट डिकेज बट इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये डिके करता है और इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। व्हाट इज़ द डॉटर न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियस क्या होगा वो भी हमने बताना है। तो बेसिकली वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इमिट होने का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन AZX AY Z+Y+, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हासिल हुआ और ये एनर्जी है, ये डॉटर न्यूक्लियस है। तो ये बेसिकली डॉटर न्यूक्लियस का पूछा था। तो इसमें हमारा अगर हम ये हाइड्रोजन वाला पुट करते हैं तो X ये बेसिकली हाइड्रोजन है 3 1, ये जो गिवन था ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A एज इट इज़ तो 3 आ गया, और Z+1 यानी कि जहाँ पे जितना था उसमें एक ऐड कर दिया तो 1+1 हो जाएगा, और ये 0 -1 E इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी, ये एज इट इज़ ये जो है 3 2 Y प्लस 0 -1 E रह जाता है प्लस एनर्जी। ये बेसिकली ट्रीटियम था, तो यहाँ पर हमारे पास 3H2 आ जाएगा, ये 3H1 होगा। तो ये हमने बताना था कि जो आइसोटोप होगा हाइड्रोजन का 3H1 जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो डॉटर न्यूक्लियस क्या होगा, तो वो बेसिकली हमारे पास ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स न्यूक्लियाइड 14(7n). नाइट्रोजन है, इन व्हाट वे एटम इज 14(7n) इज डिफरेंट फ्रॉम द एटम इन 16(7n). तो ये बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजन है 14(7n), इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 14 - 7 तो ये 7 आ जाता है। इसी तरह जो नाइट्रोजन आइसोटोप है 16(7n), इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे कि मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो ये 9 आंसर आएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहते हैं दोनों में, ये हमने बताया भी था, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो वो हमारे पास 16 - 7, इस केस में 7 और इसमें 9। और इसका पहला हिस्सा क्या था, व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स न्यूक्लियाइड। तो उसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का 14(7n) का, तो इसमें बेसिकली कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7 है। तो इसके जो शेल्स हैं उनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 पुट करने से हमारे पास ये 5 पुट करने से टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर नंबर 18 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मज़ीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।